आपका इंतजार समाप्त हुआ। आपके सामने हम ले आ चुके हैं करंट अफेयर्स के 17 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें हम अपनी कॉपी में नोट करेंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण विषय है जो आने वाली परीक्षाओं में 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। मेरा सभी युवा साथियों से ये अनुरोध है कि अग्निवीर की भर्ती आने वाली है। अग्निवीर को लेकर बहुत अच्छी विशेष तैयारी कराई जाएगी कोचिंग संस्थान में। जो विद्यार्थी अग्निवीर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है कि अब से जो भर्ती है उसमें रिटन परीक्षा पहले हुआ करेगी, फिजिकल बाद में हुआ करेगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी लिखित परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे ऑफलाइन सेंटर विशाल जीएस मैथ सेंटर में संपर्क करें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आइए हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। और अगर ये बात की जाए तो अभी अग्निवीर में कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं मुंबई में, जिनकी ट्रेनिंग लगी हुई है। ट्रेनिंग से आ जाएं, फिर हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने उन्हें लाएंगे और वे अपने विचार बताएंगे, अपनी कामयाबी की नीति को आप उसके साथ साझा करेंगे। इससे पहले कि समय खराब न करते हुए आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहले क्वेश्चन की ओर ले चलना चाहता हूँ। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? नाम से स्पष्ट है, कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन। तो कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी ने किया है। अगर मैं बात करूं तो इस पुस्तक मेले में लगभग क्या क्लियर है, 20 देश भाग लेंगे और जो फोकल या कह लीजिए फोकस कंट्री रहेगी वो रहेगी स्पेन। जो फोकस कंट्री रहेगी वो स्पेन रहेगी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है ये 31 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक चलेगा। इसका आयोजन होगा। और यदि मैं बात करूं तो एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात ये बताना चाहता हूं कि यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थी 200, 250, 300 विद्यार्थी आते हैं, चैनल में विजिट करते हैं, लेकिन सब पूरा आधा घंटा 30-40 मिनट नहीं पढ़ पाते हैं और ना ही कभी पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है ये बिल्कुल मति मारी गई है उनकी। वो बिना करंट अफेयर्स पढ़े बीट कर देंगे कंपटीशन। अरे अपनी ना सोचो, अपने घर वालों की तो इज्जत करो, उनके ही लिए पढ़ लो। जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद होनी है, लेकिन चिंता तुम्हारे घर वालों को है। तो कम से कम उनकी इज्जत रखने के लिए पढ़ लो। पढ़ोगे नहीं तो और कर ही क्या सकते हो इस दुनिया में? और क्या करोगे पढ़ाई के अलावा, बताइए। जो व्यक्ति अभी पढ़ाई पीरियड में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है वो बिजनेस करके बिजनेस कर लेगा। जब अभी आधा घंटा 40 मिनट बैठ नहीं पा रहे हो बिजनेस में तो बहुत धैर्य चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए भाई साहब। इसलिए यार पढ़ लो, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो। कौन पढ़ाता है? और पढ़ते भी बहुत कम ही लोग हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ में हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारी क्या, उनके घर वालों की शुभकामनाएं उनके साथ है। उनके साथ बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है।
पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो। 17 क्वेश्चंस लाए हैं, रोज 15 से 17 18 क्वेश्चन कराए जाते हैं, पता नहीं कितनी एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है। तो यार पढ़ लो कम से कम। घर बैठकर इंटरनेट 1.5 GB खराब कर दोगे लेकिन पढ़ाई में नहीं लाओगे, अब फिर रिजल्ट वाले दिन तुम रोओगे। रिजल्ट वाले दिन तुम्हें रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी। अरे किस्मत नहीं खराब थी भाई, मेहनत नहीं किए, पढ़े नहीं हो, इसलिए कहते हो कि किस्मत को दोष देना चाहते हो कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी। किस्मत नहीं खराब थी, ऊपर वाला हाथ में सिर्फ लकीरें देता है, रंग खुद भरना पड़ता है अपनी मेहनत से, रंग भर के लकीरों में नहीं देता है। अरे क्यों रोते हो कि हमारी किस्मत खराब है? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। लोग कहते हैं कि हमारे हाथ की लकीरें खराब हैं। भाई साहब ये सब बहानेबाजी छोड़िए और मन लगाकर पढ़िए। नहीं पढ़ोगे भुगतोगे, भुगतोगे। प्रगति हर एक चीज का बदला लेती है। जैसे जैसे तुम समय को बर्बाद करोगे, लिख के ले लो, समय एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। लिख के ले लो, समय एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरा सख्त निवेदन है कि समय को बर्बाद मत करना, बाकी चाहे जो बर्बाद कर लेना। अरे ये तो विद्या है, न भाई बांट सकता है, न दुश्मन छीन सकता है, न कोई इसे चुरा सकता है चोर, तब भी नहीं पढ़ते हो। एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1976 से। याद कर लीजिए, बात हो रही है कोलकाता की। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी जो है वो गंगा नदी की एक वितरिका है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहां से एक वितरिका बनाई गई है। सिर्फ एकमात्र गंगा नदी की वितरिका हुगली नदी है। वितरिका उसे कहते हैं जो नदी से एक ब्रांच काट कर नदी का पानी ले जाया जाए, और सहायक नदी उसे कहते हैं जब उस नदी का पानी उसमें मिल जाए और जो मिलकर दोनों नदियां साथ में बहती हैं तो वो कहलाती है सहायक नदी। बात को समझिए, याद रखिए। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। उच्च शिक्षा पर किस राज्य में सबसे अधिक कॉलेज है? उच्च शिक्षा पर किस राज्य में सबसे अधिक कॉलेज है? क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार आंसर दीजिए, हमारे साथ में रहिए, हमारे साथ ही बोलिए कि उच्च शिक्षा पर उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा पर आधारित सबसे अधिक कॉलेज हैं। कॉलेज सबसे अधिक है, तो नोट करिए। किसके अनुसार ये भी बताते हैं आपको, यहां से नोट करिए। अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा पर आधारित सबसे अधिक कॉलेज है। सबसे अधिक कॉलेज है। और मैं बात करूं यदि दूसरे नंबर पर कौन है और तीसरे नंबर पर कौन है, तो मैं बताना चाहता हूं सेकंड और थर्ड नंबर पर कौन है। सेकंड में है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर है कर्नाटक। अगर यूपी में कॉलेजों की बात की जाए तो 8114 कॉलेज है यूपी में उच्च शिक्षा को लेकर। लखनऊ कानपुर तो पूरा केंद्र है उच्च शिक्षा को लेकर। ठीक है, पढ़ लो भैया, पढ़ लो। पिछली वीडियोस को भी पढ़ लो, रिवाइज कर लो। शनिवार को टेस्ट है, टेस्ट भी देना। हिम्मत है तो यहाँ नहीं दोगे, पेपर तो दोगे ही। पेपर में जाओगे तो क्या एकदम से सब कुछ आ जाएगा? बात को समझो। क्यों नहीं समझ रहे हो? बात को समझो
सर झुकाकर आज पढ़ लो, सर झुकाकर आज पढ़ लो। यकीन मानो समाज में सबसे ऊंचा सर आपका ही होगा। यकीन मानिए कि समाज में सबसे ऊंचा सर आपका ही होगा। तो अभी सर झुका के पढ़ना है और हम अब चलेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टाइम बेकार करूं। आपका भी समय महत्वपूर्ण है, हमारा भी समय बहुत महत्वपूर्ण है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन ममता बनर्जी जी ने किया। 20 देश भाग लेंगे। फोकस कंट्री स्पेन रहेगा। 31 जनवरी 12 जनवरी से इसका आयोजन होगा। एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है कोलकाता पुस्तक मेला। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के सबसे अधिक कॉलेज हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। अब मैं बात करूंगा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कब मनाया गया। ये राष्ट्रीय महिला जो आयोग है, इसका काम क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना। इसका उद्देश्य है कि सरकार को बताना कि महिलाओं की किस तरीके से स्थिति और बेहतर हो सकती है। इन सब चीजों का उद्देश्य है। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करी गई। अगर इसका नाम आया है तो मैं आपको इसकी स्थापना कब की गई, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इनकी सारी मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा। धैर्य बनाए रहें, लाइन से बैठे रहें, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाय पीजिए, नींद लग रही हो तो चाय पीजिए। चाय किस देश में सबसे पहले चाय की उत्पत्ति किस देश में हुई, कॉफी उत्पादन में पहला देश कौन सा है, ये सब प्रश्न कहाँ लिखोगे? कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अब देखते हैं, यहां से पॉइंट बनाना शुरू करिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो याद रखना आप 31 जनवरी 1992 को की गई। 31 जनवरी 1992 को की गई। यह कैसा निकाय है? तो यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरी बात, इसके पहले अध्यक्ष कौन है? इसके पहले अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ये है वर्तमान में अध्यक्ष। कब बनाया गया? आप समझ गए होंगे, 31 जनवरी को मनाया गया। याद क्या रखना है? याद तो रखनी है थीम। थीम क्या थी? थीम को विषय भी कहते हैं। थीम इसकी आपको बताना है। थीम इसकी नोट करिए, सशक्त नारी सशक्त भारत। थीम इसकी क्या थी? सशक्त नारी और सशक्त भारत। ये है इसकी थीम। क्या थीम है इसकी? सशक्त नारी और सशक्त भारत इसकी थीम है। तो इसकी थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम आपको नोट रखनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हमने आपको बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। स्थापना बता दी, वैधानिक निकाय बता दिया, पहले अध्यक्ष जयंती पटनायक, वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा। ठीक है दोस्तों,
ये जो देखिए, ये जो आप आवाजें सुनते हैं बैकग्राउंड में, दोस्तों सबको मालूम है ऑनलाइन क्लास बन रही है, इसी टाइम पर बनती है, तो जितना जिससे हो सकता है वो उतना पूरा का पूरा ये प्रयास करता है कि थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो और क्लास सुचारू रूप से बन न पाए। जब से कोचिंग खुली है तब से कोई ना कोई अराजकता कोचिंग के बारे में दुष्प्रचार करना, बैनर फाड़ना, पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपका देना, ये सब इतना ज़्यादा झेला है कि अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जबरदस्ती ये सब अराजकता फैलाकर किसी को भी आप बदनाम नहीं कर सकते और किसी की भी प्रगति को आप रोक नहीं सकते। तो ये सब तो जब नहीं हो पाया इससे कुछ, ना तो कभी हिम्मत हारी और ना ही कभी एक कदम बढ़ाने के बाद कभी पीछे हटे। तो भाई साहब, दो लाइनें कहना चाहता हूं, बुरा नहीं मानिएगा कोई लोग, कि क्या हुआ जो हम किसी के दिल में नहीं बस पाए, क्या हुआ जो हम किसी के दिल में नहीं बस पाए, लेकिन आंखों में तो कईयों की खटकते हैं, लेकिन आंखों में कईयों लोगों की खटकते हैं। तो ये तो बस कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, आपसे शेयर किया। कुछ भी कर लीजिए, अब मेरी आवाज को तुम कैसे दबा पाओगे? मैं तो कैमरा लगाकर वीडियो, कहीं से भी वीडियो बना के डाल दूंगा आपके लिए। फिर कैसे, अब क्या वीडियो में इंटरनेट दूसरे का बंद कर दोगे या यूट्यूब से जाकर कहोगे नहीं इनकी सर की वीडियो जो है अपलोड नहीं होनी चाहिए? कुछ नहीं कर सकते आप। जितना आप दूसरों को गिराने में दिमाग लगाते हैं, जिस दिन आपने अपने आप को उठाने में उतना दिमाग लगा दिया, निश्चित ही आपकी प्रगति कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा करना बहुत दिक्कत वाली बात है, सबके बस की बात यह है। आइए, भारतीय तटरक्षक बल का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 1 फरवरी को। ये तटरक्षक बल क्यों इसकी स्थापना की गई? ये भारत के तटीय राज्यों की क्या करती है? सुरक्षा करती। टेम्परेरी देखिए, भारत का नक्शा मैंने ड्रा कर दिया है। भारत के इस साइड में कौन सा सागर है? अरब सागर है। इधर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपने जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 61। अगर हम बात करें द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित जो तटीय रेखा की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। इसमें ये जो द्वीप है इधर उधर, ये आ जाते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये तटीय रेखा की लंबाई है, तटीय सीमा की लंबाई है। इधर 5 राज्य बनाते हैं और इधर 4 राज्य बनाते हैं। 9 राज्य जो है मिलकर तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और 4 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा बनाते हैं। अब बस बात आपको ये है कि पहली बात तो यहाँ तक जो विद्यार्थी पढ़े हैं, बस मुझे उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए कि तटीय रेखा बनाने, तटीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? 9, 4, 13 हैं। राज्य अलग चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश अलग चाहिए। हिम्मत है तो आओ, नहीं हिम्मत है तो इतना पढ़ लो और इसके बाद की बात मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ लेना। अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते तो तुम जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो। और बाकी बहुत सारे लोगों का आंसर आया कि 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है और 15 अगस्त को कौन झंडा फहराता है।
आपको नहीं पता है, आप मेरे कल के वीडियो में जाइए और कमेंट बॉक्स चेक करिए, देखिए होरहान बिनवार के हो चिकने पात, देखिए वो भी इंसान है, वो भी स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया, कमेंट किया। ये जो भारतीय तटरक्षक बल है इसके बारे में एक चीज देखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है, जिसकी स्थापना कब की गई थी भैया? 1 फरवरी 1978 में की गई थी। याद रखना, नोट कर लेना, अगर अच्छा लगे ये भी जानकारी अगर नोट कर लेना, अगर अच्छी लगे तो। सबसे ज्यादा गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे अधिक तटीय सीमा बनाती है। सबसे कम तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? कमेंट बॉक्स में छाप देना। मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, इतना टाइम न तो मेरे पास है न ही आपके पास में है। आइए मैं बात करता हूँ अपने 5वें क्वेश्चन की। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बनेगी? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन लिखना, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो थे पेट्टा श्री रामुलु की 56 दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने भूख हड़ताल की, कहा कि भाषा के आधार पर हमें अलग राज्य दे दीजिए। तो भारतीय संविधान ने कहा, भारत में कहा गया कि हाँ ठीक है, चलिए हम आपको भाषा के आधार पर गठित राज्य कर देंगे, लेकिन दूसरी भाषा का भी व्यक्ति उस राज्य में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गठित होने वाला पहला राज्य है। और अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने जा रही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बनेगी? ये बनेगी विशाखापट्टनम में। कहाँ बनेगी भैया? राजधानी बनेगी विशाखापट्टनम में। ये बनेगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये तो भैया याद होना ही चाहिए। तो मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? तो इनका क्या नाम है? राज्यपाल का नाम है श्री विश्वा भूषण हरिचंदन, ये इनका नाम है, याद रखिएगा। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के सीईओ कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? इनका नाम है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है माधवेंद्र सिंह। इनका नाम है माधवेंद्र सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर नोट करिए। फिर मैं आगे बात करता हूं, ओडिशा किस देश में स्थित है? ओडिशा भैया यूक्रेन में स्थित है। उड़ीसा राज्य की बात नहीं हो रही है, ओडिशा की बात हो रही है। ओडिशा किस राज्य में, किस देश में स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। ये क्यों बताया गया आपको? ये इसलिए बताया गया क्योंकि ये जो ओडिशा है इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और विश्व धरोहर स्थल में कैसे? संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। अभी अगर मैं बात करूं तो इस 2023 में 52 स्थलों को, ये बात पॉइंट थोड़ा लिखाने वाला है
क्योंकि ये अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आप तो पता ही नहीं लिखोगे। मैं तो लिख लिख के पढ़ाता हूँ, तब इसमें से 20-25 लोगों से ज़्यादा वीडियो कोई पूरी नहीं देखता। ठीक ही है यार, कम से कम आपका जो है वो कंपटीशन ही कम होगा। सब पढ़ लेंगे तो कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा। देखिए, संकट ग्रस्त विश्व धरोहरों की सूची में 2023 में 52 स्थलों को शामिल किया गया है। और संकटग्रस्त विश्व धरोहरों की सूची में ओडिशा को भी शामिल किया गया है। और ओडिशा कहाँ है? तो भैया यूक्रेन में है। अभी आप जानते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। केंद्रीय बजट 2023 को किसने पेश किया है? अभी पॉलिटी पढ़ा ही रहे। केंद्र का बजट अनुच्छेद 112 में चल ही रहा है। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बोगोड शब्द से बना हुआ है। अनुच्छेद 112 में केंद्र के बजट की चर्चा की गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 113 में अतिरिक्त वो एस्टीमेट की चर्चा की गई है, प्राक्कलन की चर्चा की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक पारित करने की चर्चा की गई है। 115 में अतिरिक्त बजट की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान की चर्चा की गई है। अक्सर प्रश्न केंद्र के बजट से ही पूछा जाता है, तो आपको मैं सारी बातें बार बार और बहुत बार बहुत विधिवत से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप इन बातों को कतई भूलिएगा मैं नहीं। और शनिवार को टेस्ट होना है, निश्चित है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, बस यही दिक्कत है कि निवेदन कर सकते हैं, काश डंडे चला सकते हैं। देखते कैसे नहीं आते हो तुम। मैं डंडा लेकर पहले पढ़ाता भी था, लेकिन अभी क्या, अभी थोड़ा सा, लेकिन बहुत जल्दी डंडा फिर से उठने वाला है। डंडा उठेगा और फिर चलेगा। मेरा लखीमपुर के अभिभावकों से जरूर निवेदन है कि वो एक बार आए, संस्था में मुझसे मिले, और उसके बाद देखिए मैं कैसे विधिवत पढ़ाई कराता हूँ आपके लाल को, और कैसे लाल को मैं लाल करता हूँ। और हर एक व्यक्ति से मेरा यह अनुरोध है कि जो भी आपके घर का बच्चा किसी संस्था में पढ़ता है, आप एक बार जरूर मिलिए वहाँ के टीचर से, वहाँ के संस्थापक से, वहाँ के प्रबंधक से, क्योंकि बच्चों को इतना पता नहीं होता है हमारे लिए क्या सही है जितना आप अपनी आंखों से देखोगे। हो सकता हो अभी आपको नहीं पता है, गलत दिशा में मुड़ जाने से पूरा तय किया हुआ सफर गलत ही होता है। इसलिए आपका अगर मार्गदर्शक अच्छा नहीं है, फिर आप अच्छी राय कैसे ले सकते हो, अच्छी सलाह कैसे मानोगे? सिर्फ बात होती है सलाह देने वाले की कि सलाह देने वाला कैसा है। आप जानते हैं दुर्योधन सलाह लेता था शकुनी से, और अर्जुन सलाह लेते थे भगवान श्री कृष्ण से। बस सलाहकार कैसा है, आपका परिणाम इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका गुरु कौन है और आपको सलाह देने वाला कैसा है। जब तक गुरु आपसे दोगुनी मेहनत नहीं करेगा, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे। ये बात मुझे मालूम है, इसलिए मैं रोज के रोज डटा रहता हूँ। भले ही मेरी तबीयत खराब हो, भले ही मुझे कोई बहुत आवश्यक कार्य हो, लेकिन मैं क्लास पूरी करा के जाता हूँ। इसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण ले सकते हैं हमसे। बस अगर मेरे उठने चलने की क्षमता है तो मैं क्लास जरूर आऊँगा। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ही कम छुट्टियाँ होती हैं, ना के बराबर। सभी विद्यार्थी जानते हैं, जो अभिभावक मुझसे मिलते हैं वो भी जानते हैं। केंद्रीय बजट को किसने पेश किया है? तो केंद्रीय बजट को भैया पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने। बात तो ये है कि चौथी बार उन्होंने पेश किया है। वो किस क्रम की वित्त मंत्री है? स्वतंत्र भारत का बजट सबसे पहले किसने पेश किया था? एक क्वेश्चन में जितने ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं
सारे प्रश्नों का डिस्कशन करने का प्रयास करता हूं, और तुम्हें भी कसम है कि तुम भी मन से पढ़ना, ताकि लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। निर्मला सीतारमण कौन है भैया? वित्त मंत्री लगा लेते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2023 को वर्ष 2023-2024 का बजट पेश किया। बजट क्या होता है? बजट 2 प्रकार का होता है। एक होता है आम बजट, एक होता है अंतरिम बजट। आम बजट यदि पूरे साल का बजट पेश किया गया है तो आम बजट, अगर सरकार बीच में बदलने वाली होती है या चुनाव होने वाले होते हैं तो 1 वर्ष का बजट ना बनाकर जहां तक सरकार चलती है वहां तक का बजट पेश किया जाता है, तो उसे कहते हैं अंतरिम बजट। ये 2 होते हैं डिफरेंसेस। आइए आपको मैं बताता हूं कि 5 बार बजट पेश करने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रिपल स्टार बना के लिखना। 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं, और बजट का नहीं उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। मैंने आपको 112, 113, 114, 115, 116 बहुत अच्छे से बताया है। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। 113 में क्या है भाई साहब? प्राक्कलन है, एस्टीमेट है, कौन पैसा कहाँ खर्च करोगे। 114 में विनियोग पारित होगा तब पैसा जाएगा, अभी बजट में चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। 115 में क्या है? अतिरिक्त बजट है, और 116 में लेखानुदान है। लेखानुदान का मतलब है व्यय का ब्यौरा देना है। सब बात आप समझ गए। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट वित्त मंत्री, क्या नाम है इनका? इनका नाम है R.K. षडमुखम। R.K. षडमुखम शेट्टी, ये इनका नाम है। इन्होंने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। और इस बजट की मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि इस बार बजट में 7 लाख तक वार्षिक आय को टैक्स फ्री रखा गया है। बात एक यहाँ पर यह भी है कि युवा पूछ रहे हैं कि 7 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? तो भाई साहब, जो मेहनत करते हैं वही इस दुनिया पर राज करते हैं। जो मेहनत करते हैं वही इस दुनिया पर राज करते हैं। बाकी क्योंकि किस्मत तो रोती रहती है जो मेहनत नहीं करते। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम, द विजन फॉर ऑल स्कूल के लिए है और हेल्थ से संबंधित है। तो इसे शुरू किया गया गोवा में। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। और आप अगर बताना चाहें तो आप बताइए, नहीं हमें आपको बताते हैं। देखिए, नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा, जो भी करना है स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लीजिए, रोक कर वीडियो ले लीजिएगा।
अगर आपको लग रहा है धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा के पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। और नींद लग रही है तो बंद कर दीजिए, रहने दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसलिए नहीं मन लग रहा है तो छोड़ दीजिए। बात करते हैं, ये जो कार्यक्रम है फिर से देखिए, द विजन फॉर ऑल स्कूल, तो ये चलाया गया है गोवा में। मैं बात करूं अगर गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर 1961 को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पुर्तगालियों से ये उसी दिन आजाद हुआ था, आजाद हुआ था। ये बात आप इच्छा हो तो आप नोट कर सकते हैं। किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? 90 लाख पौधे लगाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी चिल्लई कला की शुरुआत की गई। ये क्या होता है? ये एक उत्सव है जो मनाया जाता है 40 दिन। अरे ये कटा थोड़ी है तो स्टार वाला है। 40 दिन वहां पर चीलें जम जाती है, इसी को कहते हैं चिल्लई कला महोत्सव। किसने भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि G20 के जो शेरपा हैं, G20 के शेरपा बनाया गया है, इसको देखिएगा। G20 के शेरपा बनाया गया है अभिकांत दास जी को। किसे बनाया गया है भैया? G20 के शेरपा बनाया गया है अभिकांत दास जी को। देखिए क्या है ना कि पढ़ाने की इच्छा बहुत होती है, टाइमिंग कम पड़ जाती है। ज्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे, जो लोग देख रहे हैं वो भी नहीं देखेंगे। जानकारी से उनको कोई मतलब थोड़ी है, उनको टाइम से मतलब है। वो सोचते हैं कौन सा एक क्लास पढ़कर नहीं पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, 5-6 क्वेश्चन पढ़ लेंगे आ जाएगा इसी में से। बहुत ऐसा सोचते थे। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? तो ये 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है G20 के शेरपा कांत जी ने किया है। 12 नंबर का आंसर देखिए, किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो ये की गई है राजस्थान में। और राजस्थान की मैं बात करूं तो भारत की सबसे खारी पानी की झील कहाँ है? क्या नाम है उसका? बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी झील है? मीठे पानी की कौन सी झील है? खारे पानी की कौन सी झील है? मैं आपको बता दूं, राजस्थान के सीएम और राज्यपाल के बारे में। देखिए, राजस्थान की सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजधानी की, तो राजधानी है भैया जयपुर, जिसे कहते हैं पिंक सिटी। मुख्यमंत्री की मैं बात करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री हैं भैया कौन? अशोक गहलोत। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। ये बातें आप याद रख पाए तो याद रखिए। किसने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है? स्टार बनाकर लिखिए वीर गाथा। वीर गाथा का अर्थ समझिए, वीरों की गाथा पहुंचानी है, लोगों तक बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता
2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेताओं को राजनाथ सिंह जी ने सम्मानित किया है, जिसको शिक्षा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर शुरू किया है। ये पूरी बातें आपको लिखवानी रहती हैं, इस वजह से मैं दोबारा लिखता हूं। आइए मैं बात करता हूं आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया। तो अभी इनको नामित किया गया है सूर्य कुमार यादव जी को। ये अभी मिलने भी गए हैं आदित्यनाथ योगी जी से, सूर्य कुमार यादव जी से। हाल ही में 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू किया गया? 6 दिवसीय पर्व दिल्ली में लाल किले पर यह शुरू किया गया है। इसे रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। तो वो स्टेशन है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। क्लियर? 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ये तो आप बताएंगे। जो विद्यार्थी यहाँ तक रुके हैं, अब यहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की है, तो उनके लिए तो कुछ बातें एक्स्ट्रा में होनी ही चाहिए। तो चाहे तो आप व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी मोटिवेट होते हैं तो वो लगा देते हैं। तो क्या है, इससे हमारे और आपका बीच का जो प्रेम है वो एक व्यक्त करने का ये एकमात्र माध्यम है। सारे क्वेश्चन जो भी नहीं समझ में आए हो ऑफलाइन क्लास में आकर आप लोग पूछ लीजिएगा। जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो शनिवार को टेस्ट देने आएंगे तब पूछ लेंगे। बहुत से विद्यार्थियों ने फ़ोन किया है कि सर हम तैयारी नहीं करते, कहीं भी सेल्फ स्टडी करते हैं, बस हम टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे टेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं या लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं, उनको यदि टेस्ट देना है तो वो शनिवार को हमारे कोचिंग संस्थान में आकर निःशुल्क टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हर शनिवार को यहाँ पर टेस्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और हमसे संपर्क करें तो उन्हें टेस्ट देने को मिल जाएगा। बस ये आपका डेली का कंटेंट है जो आपको मिलता है। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे कि जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, लेकिन जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी भी खुश नहीं हुए, वे कभी भी खुश नहीं हुए। जिंदगी गुजर गई अपनों को खुश करने में, लेकिन जो खुश नहीं हुए वे अपने थे और जो खुश हुए वो अपने नहीं थे। ये कुछ लाइनें थी आपके लिए और ये रहा करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, लेकिन जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है सचमुच, तो आप भी इन पंक्तियों को महसूस करिएगा और सदैव सदैव आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप अच्छी तैयारी करें, अपने भविष्य को उज्जवल करें और अपने जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी घर वाले हैं, उनका आप खूब नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।